नमस्कार। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के भाग 2 में आपका स्वागत है। प्रथम भाग में हमने क्रांति की एक घटना से पाठ शुरू किया एवं उसके प्रमुख कारणों पर चर्चा की। आज हम जानेंगे कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वहाँ के लोगों को क्रांति करनी पड़ी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। इसके लिए हमें फ्रांस की क्रांति के पूर्व की स्थिति को जानना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। प्रथम बिंदु है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का अर्थ हो गया बीच में, फ्रांसीसी समाज कैसा था। 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ। राज्यारोहण के समय लुई को फ्रांस का खजाना खाली मिला या राजकोष में धनाभाव था। लंबे समय तक चले युद्ध में फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, यानी आय के स्रोत नाम मात्र के थे। ऊपर से वर्साई के विशाल महल, जो राजा का महल था, उस महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। इन सब के बाद भी लुई 16वां ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाने में भी सहायता की थी। यानी अमेरिका की सहायता की थी जब उन दोनों का युद्ध हो रहा था, अमेरिका और ब्रिटेन का। इसके कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी उस समय की, जो 1794 में समाप्त कर दी गई या बंद कर दी गई। तो फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ गया, उसे कर्ज लेना पड़ा। फ्रांस की सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। जिनसे फ्रांस की सरकार ने कर्ज लिया वो बहुत बड़ा ब्याज मांगने लग गए थे, 10%। यानी फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ता ही जा रहा था और उसके आय के स्रोत नाम मात्र के थे। इस कर्ज के कारण फ्रांसीसी सरकार को अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने में जा रहा था। इसी के कारण फ्रांस की आम जनता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान बढ़ते कर्ज को कम करने में था। इसके अलावा लुई 16वें को अपने राज्य के नियमित खर्चों, जैसे जो राज्य के अन्य खर्चे थे राज्य चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों का या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार वहाँ की जनता पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। और कोई इलाज नहीं था, कोई चारा नहीं था, तो उसने जनता पर बेशुमार कर लगा दिए। लेकिन फ्रांस की आर्थिक स्थिति के लिए यह काम भी नाकाफ़ी था। इन करों से भी राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। ऊपर से ये कर व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी, क्योंकि उस समय फ्रांस कई वर्गों में विभाजित समाज था, जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। आइए अब हम उस समय के फ्रांसीसी समाज को जानते हैं कि वहाँ कौन से वर्ग थे, उनके क्या कार्य थे। देखिए, उसमें फ्रांस में 3 वर्ग थे। प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग थे। दूसरा था द्वितीय स्टेट, जिसमें कुलीन वर्ग था। और तृतीय स्टेट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, समाज के आम लोग थे, जिसमें बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि। तो इस सारणी में आपने देखा कि फ्रांस की पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। काम तो किसान ज़्यादा करते थे वहाँ, लेकिन उनमें ज़मीन के मालिक बहुत कम थे। यानी कुछ गिने चुने लोगों की ज़मीन पर किसान खेती किया करते थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन
चर्च और तीसरे या वर्ग या स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ज़्यादातर किसका अधिकार था? अमीरों का। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों का था। अब ये पादरी कौन थे? ये चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति थे। और इन दोनों वर्गों, कौन से वर्ग? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। पादरी का मैंने बता दिया, दूसरे कुलीन में ये सामंत और धनी लोग थे। इन दोनों वर्गों को वहाँ कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। ऐसा ही एक अधिकार इन्हें था, राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, यानी इन दोनों वर्गों को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। तो अब कर किसको देना पड़ता था? यानी तीसरे स्टेट को, सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों को ये कर देने पड़ते थे राज्य को। कुलीन वर्ग को इसके अलावा कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, जैसे वह किसानों से सामंती कर लेता था। तो बड़े साहूकार थे, वो छोटे किसानों से एक कर लेता था, उसको सामंती कर बोलते थे। और किसान अपने स्वामी, जो सामंत थे, स्वामी वो थे, उनकी सेवा, उनके घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना, उनके लिए सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। इस तरह से छोटे किसान सामंतों की सेवा चाकरी करने में रहते थे। इतना ही नहीं, चर्च भी इन किसानों से करों का एक हिस्सा, सामंत तो लेते थे, उसके अलावा चर्च जो था, धार्मिक संस्था वहाँ की, वो भी इन किसानों से कर का एक हिस्सा, जिसको टाइद बोलते थे, वो लेती थी। ये टाइद क्या था? यह एक धार्मिक कर था और इसमें किसान चर्च को अपनी कुल कृषि उपज का 10वां हिस्सा देता था। इस कर के अलावा एक कर सरकार को भी देना होता था, जिसमें टाइल, पहला था टाइद और दूसरा था टाइल, जो था वो चर्च को देना पड़ता था, और सरकार को जो देते थे वो टाइल नामक कर था, जो एक प्रत्यक्ष कर था, जो सीधे राज्य सरकार को दिया जाता था। अन्य भी कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। ये अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। एक तरह से बोल सकते हैं कि करों के बोझ से भी जनता त्रस्त थी। आइए इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक टोपी वाला आदमी है जो कुलीन वर्ग को दर्शाता है। सामने एक आदमी खड़ा है, वो गरीब आदमी है। इसे बहुत सा सामान, किसको? जो कुलीन वर्ग का साहूकार बैठा है, उसको बहुत सा सामान व कुछ नगद राशि देता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो मन में सोच रहे है कि शैतान को जितना भी दो उसका लालच बढ़ता जाता है। यही स्थिति उस समय फ्रांसीसी समाज में थी। चित्र को ध्यान से देखिए, उसके ऊपर के कॉर्नर में आपको एक मकड़े का जाल दिखाई देता है। यहाँ यह बताया गया है कि कुलीन वर्ग का यह व्यक्ति मकड़ा है और जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो मक्खी का प्रतीक है। जो आम आदमी है वो मक्खी का प्रतीक है, जो उस जाल में फंसता ही जा रहा है निरंतर करों के माध्यम से, और जितना वो निकलने का प्रयास कर रहा है और ज़्यादा फंसता जाता है। तो जाल यहाँ उस समय लगने वाले करों के बोझ को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि जो 3 वर्ग थे उसमें सबसे निचला और महत्वपूर्ण, जो सबसे अधिक काम करता था, उन्हीं व्यक्तियों को सबसे अधिक कर देना पड़ता था, और वो एक तरह से बिल्कुल दबे कुचले हुए लोग थे। हमारा दूसरा बिंदु है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इसके परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो अनाज की मांग भी वहाँ क्या हुआ? बढ़ने लगी।
अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ पाव रोटी, उसमें फ्रांस में जो मुख्य खाद्य पदार्थ था आम जनता का वो था पाव रोटी। तो इस पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते हुए, जो काम करने वाले लोग थे, मजदूरी करते थे कारखानों में, वो मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, यानी उनकी मजदूरी क्या थी, निश्चित नहीं थी। कारखानों के मालिक जो थे वही उनकी मजदूरी तय करते थे। उनकी मजदूरी कम थी और वो मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। तो मजदूरी क्या थी, काफ़ी कम थी, और उनकी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से उनकी मजदूरी की दर भी नहीं बढ़ रही थी। कम मजदूरी के कारण अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते चले गए। लेकिन स्थितियां तब और बदतर होती जाती थी, यानी और भी बदहाल हो गई, जब सूखे या ओलावृष्टि के प्रकोप से पैदावार और कम हो जाती। यानी जब कभी सूखा पड़ता वहाँ या ओलावृष्टि होती तो उस वजह से उनकी फसल क्या होती थी, बर्बाद हो जाती थी और उनकी पैदावार जो थी वो काफ़ी कम हो जाती थी। इससे वहाँ के गरीब लोगों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और ऐसे जीविका संकट, ये जीविका संकट क्या होता है, यानी ऐसी स्थिति जिसमें जीवित रहना भी मुश्किल हो जाए। इस वजह से प्राचीन जो राजतंत्र था, राजा का जो शासन था, के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। यानी सूखा, अकाल, ओलावृष्टि और इस प्रकार के जो संकट थे वो उस समय के फ्रांस का जो राजतंत्र था उस समय काफ़ी मात्रा में इस प्रकार के भी अपने को उदाहरण देखने को मिलते हैं। तीसरा बिंदु यह है अपना, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। यानी जो पढ़े लिखे नौजवान थे, कुछ दार्शनिक हुए थे वहाँ, उन लोगों ने जो उस समय प्रचलित व्यवस्था थी, जिन लोगों को विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनकी अंत की कल्पना की, यानी उनको समाप्त करने की भी उन्होंने अपील की। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रयास भी की। क्या हुआ था, क्या उन्होंने प्रयास किए, देखिए। फ्रांस में पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। छोटे छोटे विद्रोह समय समय पे वहाँ होते रहते थे, परंतु उनके पास उस व्यवस्था को बदलने के लिए पर्याप्त साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। यानी उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं था, उनके पास साधन भी कम थे। तो यह जिम्मेदारी तीसरे वर्ग ने उठाई, उनकी अगुवाई करने की, उनको संसाधन देने की। ये तीसरा वर्ग कौन था, जो समृद्ध और शिक्षित नागरिक थे वहाँ के, जो युवा थे, समृद्ध हो गए थे, शिक्षित हो गए थे और वो बाहर जाके नए विचारों के संपर्क में आए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, यानी एक और नए वर्ग का उदय वहाँ हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता था। इस वर्ग ने समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। क्या काम किया था उन्होंने, समुद्र पार गए, आने जाने का काम किया उन्होंने, वहाँ जाके उन्होंने व्यापार किया और ऊनी और रेशमी वस्त्रों का व्यापार भी उन्होंने प्रारंभ किया और इसके बल पे उनको काफ़ी धन संपत्ति जो थी वो मिली थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो वे निर्यात करते थे या समाज के कुछ समृद्ध लोग या धनी लोग जो थे वो खरीद लेते थे। तो तृतीय स्टेट में इन सौदागरों निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना यानी जन्म से ही कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, जो उस समय मिले होते कुछ वर्गों को। इसकी उन्होंने घोर निंदा की। इस प्रकार के विशेष अधिकार उन्हें नहीं मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। तो विशेष अधिकार उनको ख़त्म किया जाए और किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान मिले या विशेष अधिकार मिले तो उसकी योग्यता को देखा जाए, ये उनका मानना था। स्वतंत्रता और समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना उस समय के दार्शनिक
जॉन लॉक, जो दार्शनिक थे, समाज को बदलने का प्रयास कर रहे थे, नए विचारों के संपर्क में आए थे, ऐसे व्यक्ति थे जॉन लॉक और ज़्यान जैक रूसो, यानी रूसो के नाम से वो प्रसिद्ध है। ये दो व्यक्ति थे दार्शनिक जिन्होंने लोगों को वहाँ जागरूक किया। रूसो ने अपने ग्रंथ टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। यानी उनका मानना था कि राजा के पास किसी भी प्रकार का कोई देवीय अधिकार नहीं होता और जो निरंकुशवाद यानी अपनी खुद की मनमर्जी चलाने वाले जो अधिकार उनके पास हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, उनकी उन्होंने घोर आलोचना की। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं? राजा के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। यानी ऐसी सरकार हो जो समाज के हितों की सुरक्षा करती हो, इस प्रकार की सरकार का उन्होंने कल्पना की। यानी सरकार ऐसी हो जो समाज का हित करने वाली एवं सभी को समान भाव से देखने वाली हो। मोंटेस्क्यू एक अन्य विचारक थे, मोंटेस्क्यू, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। पुस्तक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस पुस्तक में सरकार के अंदर इन्होंने 3 अंग, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, आपको याद है पीछे उन्होंने बात की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था 13 उपनिवेशों को लेकर। तो जब इन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। किस मॉडल की? जो मोंटेस्क्यू ने बताई कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उनकी शक्तियाँ बांट दी गई। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ देखा गया, सरकार के अंगों में विभाजित करके सरकार बनाई गई। गारंटी की प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो इन दार्शनिकों ने फ्रांस की जनता और आम जन को काफ़ी जागरूक किया। आगे चलकर क्या हुआ? दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो जहाँ भी 4 लोग इकट्ठे होते थे तो दार्शनिकों की इन बातों पर वो चर्चा किया करते थे, काफ़ी इनकी बातों का प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा पुस्तकों या अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया? ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सके। इसी समय एक घटना और होती है वहाँ कि लुई 16वें ने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर, कि लुई 16वां जो क्या है फिर से कुछ नए कर लगाने वाला है, ऐसी खबर लोगों के पास आती है। इस खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। वहाँ के लोगों ने क्या किया कि अब कर और आने वाले हैं और कुछ लोगों को जो विशेषाधिकार मिले थे वो कर देने वाले नहीं है। तो दार्शनिकों के प्रभाव में आकर वहाँ की जनता क्या थी? जागरूक काफ़ी हो चुकी थी, वो अपने अधिकारों के लिए मांग करने लगी थी। तो वो काफ़ी गुस्से में हो चुके थे लोग और क्रांति के लिए वो तैयार होने लगे थे। शेष अपने अगले वीडियो में करेंगे। अभी आज के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, वो प्रश्न आपको समय करने हैं। प्रश्न नंबर 1, लिब्रे क्या थी? लिब्रे क्या थी? इसे कब बंद किया गया? इसे कब बंद किया गया? दूसरा प्रश्न, टाइद व टाइल क्या थे? समझाइए। टाइल और टाइड क्या थे? इनको समझाना है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तीसरा प्रश्न, फ्रांस की जनता को जागरूक करने के लिए किन किन दार्शनिकों ने योगदान दिया? इनकी पुस्तकों के नाम भी बताइए। तो जितने भी दार्शनिक हुए हैं फ्रांस की जनता को जागरूक करने वाले, उनके नाम बताने हैं और कोई 2-4 पुस्तकों के नाम है तो वो भी आपको बताने हैं। शेष अपने अगले वीडियो में इस अध्याय को करेंगे। धन्यवाद।